अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। हैप्पी संडे एवरीबॉडी। अच्छा, ये वो अयाम होते हैं ना जब इफ्तारियों का सिलसिला, या फिर अगर आप सहरियों पे इनवाइटेड हैं, जिसको सुहूर इनवाइट करके कहा जाता है, आजकल उरूज पर होता है। वैसे बहुत ज़्यादा लाविश एहतमाम तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस मतलब आपको पता ही है क्या हालात हैं मुल्क के, और अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ज़रा मॉडेस्टी अपनानी चाहिए, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बंदा ज़रूर बुलाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि वो आप वो लेविश वाली बात कर रहे हैं। आई डिड अटेंड वन सहरी इंसिडेंटली ओनली लास्ट नाइट, और ये मेरी पहली सहरी जो मैंने कहीं बाहर जाके अटेंड की है ज़िंदगी में। लेविश हो, लिहाजा तो वो आपका लेविश। मेरा एतराज़ सिर्फ ये है कि आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम भी पहुंचो। हाँ, इसका हम जवाब नहीं देंगे लेकिन मैंने आपके हिस्से का भी वैसे तो खा लिया। डू नॉट वरी अबाउट दैट। जो कर सकते हैं वैसे तो आपकी मर्जी, आप करें, बट यू नो पीपल इन आवर सराउंडिंग्स, इवन पीपल इन आवर स्टाफ, जब पता है क्या बड़ा मायूब लगता है जब आप ड्राइवर को पैसे देकर भेजते हैं ना कि ये 5,000 रुपये का खाने का बिल है, ये गेट से पकड़ लो ज़रा ऑर्डर, और उसकी तनख्वाह अगर 25,000 रुपये महीना है या फिर इवन 30,000 रुपये महीना है, तो उसके लिए 5,000 रुपये क्या वक़्त और क्या अहमियत रखते हैं। सो ज़रा इज्तनाब किया कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारना चाहते हैं गुजारें, लेकिन हाँ, और ये वो चीज़ें आप बिल जो है खुद जाके दे दें ताकि किसी को मायूब फील ना हो। बिल्कुल, ये मतलब ये वो चीज़ है कि लिटरली हम इधर मेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक एहसास है जो इंसान के अंदर खुद ही हो जाना चाहिए। अच्छा जी, आज है जी 9 अप्रैल। पहले तो आपको ये बता दें, और ठीक एक साल पहले आज के दिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। आपको याद होगा वो जब लेट नाइट जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी। एनीवे, जिसके नतीजे में अब उस दिन के नतीजे में इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, आपको याद होगा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। कई माह पहले से ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर मकबूल हो गई थी, और पहले के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ती महंगाई, गवर्नेंस के मसाइल की वजह से आवाम जो थी वो उकता गए थे। और पहले करप्शन, उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला पंजाब होना, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हम मेंशन गिनवा रहे हैं कि पहले तो सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादले में मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस की इट्सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे मामलात हैं। उसके अलावा भी बड़ी चीज़ें थी, जैसे कि पहले आटा चीनी, फिर पेट्रोल बहरान ने करप्शन के नए स्कैंडल्स को जन्म दिया, जिस तरह के अभी आप भी मेंशन कर रहे थे। और माशी सूरत हाल इतनी यकीनी का शिकार थी कि 3.5 साल में खान साहब ने 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए। लेकिन फिर जब इमरान खान हुकूमत ख़त्म होने के बाद घर गए तो हैरान कुन तौर पर आवाम उनकी हिमायत में सड़कों पर निकल आए। सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अब उन्होंने उससे पहले अमरीकी साजिश का जो ड्रामा रचाया था वो आवाम को बहुत अट्रैक्ट किया था, और आवाम एक्चुअली ये समझ रहे थे कि इनको तो अमेरिका से हटवाया गया है। सो इसकी तवक्को ख़ुद खान साहब को भी नहीं थी, और बहरहाल इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने की पूरी जिम्मेदारी पहले अमेरिका पे डाली, इस बयानिए को खूब परवान चढ़ाया, और फिर क्या कुछ हुआ इस बयानिए का। और क्या क्या कहते थे, मेरा ख्याल एक दफ़ा रिविजिट करते की दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। हमें पता कैसे चला अमेरिकन एम्बेसी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इनसे मिलने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से, हमें वो सारी इंडिकेशन थी। अब देखें, एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं है उनसे मीटिंग शुरू कर दें। अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी। अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। हुआ ये एक साजिश हुई अमेरिका से, एक साजिश जिससे यहाँ मीर जाफर और मीर सादक उनके साथ मिले। उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में नाम हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में नाम। और इन बयानात के बाद से मुतअद्दिद मुलाकातें खुद अमरीकी सिफारतकारों और ब्रिटिश हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर, कितने लोगों की मुलाकातें इमरान खान साहब की
हो चुकी हैं इनसे, और तब इमरान खान को अपने शायद ये कहे अल्फाज नहीं काम आए कि अपोजिशन में बैठे लोगों से इनका मिलने का क्या काम। भाई इनका मिलने का सबसे काम होता है, तो आपसे मिलना भी इनका गलत नहीं है, और उस वक्त जो अपोजिशन में मौजूद थे उनसे मिलना भी गलत नहीं था, बस आप उसे गलत रंग देकर पेश कर रहे थे, क्योंकि आपने ये कहना था या अपने फॉलोअर्स को जिनके मुताबिक जो आपके मुताबिक बड़े कच्चे जहन के बड़े जरखेज़ जहन हैं जिसको आप इस्तेमाल कर रहे थे। एक टेलीफोन कॉल वो लीक हुई थी ना, इनफैक्ट टेलीफोन कॉल नहीं थी, वो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक थी। उनको आपने बताना था कि अमेरिका में सारी साजिश हुई है। हालांकि इन डिप्लोमेट्स की रिवायत है कि ये इस तरह लोगों से, सियासतदानों से मिलते हैं जैसा कि आपके इक़्तिदार से फारिग होने के बाद से अब तक आपसे मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मनोवन इस अमरीकी साजिश को मान लिया, तो लिहाजा लेट्स टॉक अबाउट देम। और ये भी दिलचस्प बात है कि जहां इमरान खान अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वहीं अमेरिका से जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमरीकी फोरम्स की खिदमत भी हासिल कर रहे थे, लेकिन फिर इमरान खान अमरीकी साजिश से पीछे हट गए और जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत जाने का इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया। जब वो गए तो क्या कहा ये भी देखें। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता। तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। तो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी। तो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया। जब गलत हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान था। और आज कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का। कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि इसने किस तरह फैसला किया। सो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि ये पहले अनफॉर्चुनेटली ये यूएस नहीं था जिसने यहाँ साजिश की, ये एक्चुअली यहाँ से साजिश तैयार करके यूएस को बताया गया, समझाया गया। सो आपने पूरी कौम को और पर्टिकुलरली नौजवानों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, उनको एक बयानिया बताया जिसपे उन्होंने मिनोअन यकीन किया, और उसके बाद हालांकि आपको मुकम्मल हक़ाइक़ मालूम नहीं थे तो ये बातें करने से पहले आपका फ़र्ज़ था ना कि आप इसकी छानबीन कर लें, क्योंकि आप तो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो आपने इसका मतलब है बेपर की उड़ाई। अब आप इंटरव्यू में बैठ के बड़े आसान से आराम से It is in the interest of Pakistan to have good relations with the US. It was also in the interest back then, जब आपने जलसों में वो लहरा के कहते थे, तब भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट था कि यूएस से अच्छे रिलेशंस हों, लेकिन आपको बाद में याद आया। अच्छा, अब खान साहब के फैंस ने इस नए बयानिए को भी हाथों हाथ लिया, ऑब्वियसली फैंस हैं, और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड्स जो हैं वो चलाए, एहतजाज भी किए, लेकिन फिर खान साहब ने एक और यू टर्न लिया और आसिफ जरदारी पर सारा मलबा गिरा दिया। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं। ओहो, तो ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं हुआ, और इसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ एंड हो जाएगी ये अमरीकी साजिश से होता हुआ, बाजवाई साजिश से होता हुआ मामला, आसिफ जरदारी की साजिश, और फिर इमरान खान के इल्ज़ामात को पीटीआई के कारकुनान ने कबूल तो किया ही, लेकिन इन इल्ज़ामात की फहरिस्त में एक नया नाम आया और वो थे मौजूदा निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने इस तमाम चीज़ का मास्टरमाइंड उन्हें ही करार दे दिया। वो लेटेस्ट है ना फिगर, मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो हमारे पास मैं तब गवर्नमेंट में था, तो मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था।
अच्छा, अभी कुछ दिन पहले टाइम्स मैगजीन ने भी कवर स्टोरी की इमरान खान साहब पे, जिसपे बड़ी लुटियां डाल रहे थे पाकिस्तान तहरीक सिर्फ तस्वीर देख के, पढ़ा नहीं था और कारकुन, लेकिन अंदर अगर पढ़ लेते तो फिर शायद वो लुटियां जो हैं वो यौम सोग में बदल जाती, क्योंकि बहुत सारी तनकीद की गई टाइम्स मैगजीन की तरफ से, जिसमें इनको मुल्क में हालिया माशी बहरान का मूजिद या फिर वहाँ से इब्तिदा हुई ये करार दिया गया। ये भी कहा गया कि जिन रिफॉर्म्स का वादा करके आए थे उसमें से कुछ नहीं कर सके। करप्शन के बेतहाशा मामलात थे जो सामने आ रहे थे, मगर उनको सरफ नज़र किया गया, उनको इग्नोर किया गया, और पर्टिकुलरली जो भी स्कैंडल आता था वो इदारे ऐसे मैनेज होते थे कि वो इंक्वायरी करते ही नहीं थे उन मामलात पे। तो जी खान साहब जो हैं वो साजिशी बयानिए में किरदारों को बदलते रहे और कारकुनान इस पर यकीन करते रहे। बहरहाल 1 साल के दौरान इमरान खान अपनी एहतजाज की हिकमत अमली भी बदलते रहे। उन्होंने, ये आपको याद दिला दे, 2 लॉन्ग मार्चेस किए, फिर जेल भरो तहरीक भी शुरू कर दी। एक काफ़ी हाफ बेक्ड किस्म की वो थी, जिसमें वो वैसे खुद छुपते रहे लेकिन बाकियों को वो कर रहे थे कि आप ज़रूर अपने आप को अरेस्ट करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ी और कौमी असम्बली की नशिस्तों से दिए गए इज्तिमाई इस्तीफे वापस लेने की कोशिश भी की, और इस दौरान उन पर दर्जनों केसेस भी कायम हो गए। खान साहब का असल हदफ ऑब्वियसली वज़ीर आज़म की कुर्सी का हसूल है, जिसमें वो आज 1 साल गुजरने के बावजूद कामयाब नहीं हो सके। मतलब अब ये सोचिए कि इनके पास 2 सूबों की हुकूमत थी, इन्होंने अपने हाथ से वो हुकूमतें गिराई हैं। इनको जिस तरह भी पंजाब की हुकूमत मिली वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह 63 आइन की 63A की तशरीह की गई और आइन को रीराइट किया गया, लेकिन उसके बाद इनके हाथ में हुकूमत तो आ गई थी। अब उन्होंने अपने हाथ से हुकूमत गिराई, ना सिर्फ पंजाब की बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की। अब कैसा तिल मिलाना फिर, अब कैसा तिल मिलाना? तो जब आपके पास चांस था, आप हुक्मरान थे उन 2 सूबों के, लेकिन नहीं, आपने मामलात संभाले और आपने यही बेहतर जाना क्योंकि आपको सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी पर पराजमान होना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ ये कैटेगोरिकली ब्लैक एंड वाइट में कहना चाहेंगे कि आइन में दर्ज है कि 90 दिन में इंतखाबात हों और उस पर भी गौर व खौज करना चाहिए, और इंतखाबात का डिले करना किसी तौर भी आईनी या जमहूरी नहीं करार दिया जा सकता। इसी पे बात करते हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। तलत साहब, बहुत सी बातें वैसे तो हम चाह रहे थे आपसे करना, लेकिन चलें यहाँ से शुरू करते हैं कि ये 1 साल जो गुजरा है PDM का, मेरा ख्याल है या बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान से ज़्यादा हालात और महंगाई और जो माशी सूरत हाल है उसने इनको टफ टाइम दिया है, और उसने इमरान खान साहब को उतनी ही सपोर्ट फराहम की है। और आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई मुआवजा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये जो मौजूदा हैं इनकी कुछ साख बेहतर हो जाए या फिर इमरान खान साहब की मकबूलियत में कुछ कमी आए। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम बहरान की और तमाम भूचाल की बुनियाद मुआशी तौर पर जो अबतरी आपको नजर आती है, जिसके अंदर नौकरियों को जाना, जिसके अंदर बिजनेस का कम होना, जिसके अंदर लोगों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का पैदा होना, जिसके अंदर महंगाई का तूफान हर तरफ घूमता हुआ आपको नजर आता है। अगर ये 4-5 फैक्टर्स आप मिनहा कर दें तो PDM की हुकूमत की साख और नाक दोनों आपको बरकरार होती हुई नजर आती है, और इमरान खान की साख और नाक जो है आपको खराब और कटती हुई नजर आती है। इमरान खान के बयानिए का जो तजाद आपने समरी फॉर्म में दिया, हालांकि समरी फॉर्म भी आपकी 10 मिनट पे चलेगी क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए। आपने अब्दुल्ला जिक्र किया था ट्रक की बत्ती के पीछे, मुझे लगता है कि उन्होंने जुगनू के पीछे लगाया हुआ है इस तमाम कौम को, जिसको वो अपनी कौम कहते हैं, क्यों? और जुगनू जो है वो जंगल में भागा चला जा रहा है, उड़ा चला जा रहा है, सारे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, टकरे मार रहा है, दरख्तों के साथ को गिर रहा है। तो इमरान खान ने जो हरकतें की हैं उनकी कोई शुनीद ना होती, उनके ऊपर कोई यकीन ना करता, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता बहुत ज्यादा, अगर महंगाई और ये गैर यकीनी सूरत हाल ये ना होती। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल दुश्मन PDM हुकूमत का महंगाई है और गैर यकीनी बिजनेस की सूरत हाल है, और इमरान खान की जो सेविंग ग्रेस है वो भी यही 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी ज्वाइन करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। आसमा, बात यही हो रही है कि आज से 1 साल पहले खान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने जिन्हें पार्लियामेंट ने ही हटाया। वो एक गैर मकबूल ऑब्वियसली होती है हुकूमत के सरबराह थे, लेकिन उनके हटते ही फौरी बाद जो आवाम का रद्द अमल आया वो आई थिंक कि खान साहब खुद भी शायद इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। क्या आपको ये लगता था कि लोग इस तरह निकलेंगे उनके पीछे और उनकी सपोर्ट होगी?
जी देखिए, जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था वो अनयूजुअल था और वो हमेशा से पॉपुलर भी रहा पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एंटी अमेरिका और जिसे कहना चाहिए वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो लेके वहाँ से निकले थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्ट्रेटजी जो एंटी अमेरिकनिज्म से शुरू हुई थी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुई थी, वो फिर एंटी बाजवा हुई और वो स्ट्रेटजी जो है वो इमरान खान साहब बेचते रहे सिर्फ इसलिए कि वो एक पॉपुलर नारा लगा के जब वो पब्लिक के पास जाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी और वो दोबारा इक़्तिदार की गलियों में आएंगे वापस और फिर मेजॉरिटी या अक्सरियत और 2/3 अक्सरियत के साथ जो वापस आएंगे। तो ये एक बुनियादी उनका वो कॉन्सेप्ट था जिसमें कि उनको काफ़ी कामयाबी मिली। अच्छा, अब ये जो इनका ख्वाब है 2/3 अक्सरियत या फिर भरपूर वोटों के साथ वापस आना, ये ख्वाब शर्मिंदा है ताबीर क्या होता हुआ मुस्तकबिल करीब या इवन मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है? क्योंकि तलत साहब, मकबूलियत भी अहम है लेकिन कबूलियत भी अहम है। व्हाट डू यू थिंक? देखें, अभी हुमा ने कहा कि लोग बहुत निकले, इमरान खान के सपोर्टर्स बाहर निकले, लेकिन हमें संजीदगी से डॉक्यूमेंट करना चाहिए कितने निकले। इमरान खान ने जब भी सड़क गर्म करने का जिक्र किया, आपने खुद ही हुमा भी जिक्र किया था कि जिस तरह उन्होंने जेल बरो तहरीक का नतीजा देखा, वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। उन्होंने जो लॉन्ग मार्चेस किए जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर सीज करनी थी, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुए। उन्होंने जो महंगाई मार्च करने थे वो बुरे तरीके से फ्लॉप किए। अगर उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट ना होती तो आप देखें कि उनका जो लॉन्ग मार्च था उसका भी नतीजा इससे मुख्तलिफ नहीं होना था। और अगर इमरान खान के लिए लोग जौक तर जौक निकलते, अगर उनके लिए सड़कें भरी हुई होती, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो इमरान खान इस वक्त जो है आपके ओनर समेत जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ समा के लिए, उनके ओनर्स तक को मुर्दे इल्जाम फैलाकर उनको कटहरों में खड़ा कर चुके होते। इमरान खान ताकत में होते। इमरान खान का मसला ये है कि उनकी जो ट्विटर स्पेस है, जो सोशल मीडिया स्पेस है, वो ट्रांसलेट नहीं होती एक्चुअल नंबर्स में। आप जहां पर बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं कराची में, कराची के अंदर अभी आपने इंतखाबात देखे हैं मेयर के लिए, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, तो कहां पर खड़ी है पीटीआई? तो गुजारिश मेरे ख्याल में ये हमें करनी चाहिए कि इमरान खान का जो एम्बियंस उन्होंने बनाया हुआ अपनी पॉपुलैरिटी का, वो बड़ा जबरदस्त है, वो सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो बहुत अनपॉपुलर है, पॉपुलैरिटी है भी उनकी, और एटलीस्ट उनके इख्तिदार से जाने के बाद तो बड़ी है ना। वो तो अपने इर्द गिर्द भी आप लोगों से मिलते होंगे तो देखते होंगे। लेकिन शायद अगर पहले से कंपैरिजन करें तो उस तरह भी नहीं है, मेटावर्स पे ज्यादा है और एक्चुअली नहीं है। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। देखें, जिसको आप पॉपुलैरिटी कह रहे हैं ना, उसको एक और तरीके से भी आप बयान कर सकते हैं। वो ये कि उनका जो वर्कर है वो मोटिवेट हुआ है, वो एक्टिवेट हुआ है, वो ज्यादा एनर्जेटिक हुआ है। क्या उन्होंने बहुत ज्यादा वोट इकट्ठे कर लिए, तो इलेक्शन ही इसका फैसला करेगा। लेकिन इमरान खान के पास अगर नंबर्स होते ना सड़क को गर्म करने के लिए, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तो इस वक्त हम इमरान खान के ऊपर तनकीद ना कर रहे होते, क्योंकि हम सब बंद होते, क्योंकि इमरान खान ने आते सारी ये काम करा था। या तो हम तारीफ कर रहे होते या बंद होते। जी तारीफ कर रहे होते, ज़ाहिर है वो तो मुमकिन नहीं है, तो बंद ही होते। तो अब इमरान खान का जो नंबर्स का ना होना है वो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी आपने जिक्र किया कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, उनकी एक्चुअली 4 फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर हुकूमत थी, 2 में अभी भी कायम है, गिलगित बल्तिस्तान में कायम है, कश्मीर में कायम है, पंजाब में और केपी के अंदर। तो अगर इमरान खान उस वक्त कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाए, अब वो क्या करेंगे? और अब तो खैर मेरे ख्याल में उनके हालात बहुत ही मखदूश हो गए। ये जो कैंपेन शुरू की है उन्होंने रियासत के इदारों के खिलाफ, जहाँ पर अमेरिका के पांव पे पड़ते हुए नजर आते हैं, ये बहुत ही डैमेजिंग। अच्छा अस्मा, आप भी बताएं कि इस 1 साल में इमरान खान को मकबूलियत खूब मिली, चले डिबेटेबल है बट मिली भी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वज़ीर आज़म बनना, तो वो हासिल ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं हो सका। इस नाकामी की वजूहात क्या आपको नज़र आती हैं, अगर आप कुछ गलतियाँ खान साहब की पॉइंट आउट करें? देखिए, जो बयानिया इमरान खान साहब लेके चले थे, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बयानिया अपने अंजाम तक मतलब नहीं पहुंच सका। मकसद ये है कि जो बयानिया वो एंटी अमेरिका और एंटी इस्टेब्लिशमेंट लेके गए, वो लोगों पे एक्सपोज हो गया, और वो बयानिया इमरान खान साहब 1 साल के इख्तितामी दिनों में, अब जब हम आज 1 साल मुकम्मल हुआ हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो लूज कर चुके हुए थे। यानी कि वो साइफर की कहानी जो थी, वो जिस तरह से उसके अंदर एक उनकी 2 अमली
साबित हुई या वो सामने आ गई, पूरी स्टोरी एक्सपोज हो गया उनका बयानिया। इसी तरह से जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो भी इस बात के ऊपर अंजाम पजीर हुआ कि वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट को की मदद की तरफ देख रहे हैं, वो अब भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ आए और वो उनके साथ मिल बैठ के बात करें और अगले जो रूल ऑफ गेम्स हैं वो उनके साथ तय करें। अच्छा तलत साहब, अब बताइएगा, जाहिर है आइन में तो दर्ज है 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इन्हें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कह लें जो आजकल हैं हमारे, या फिर कोई और वजूहात कह लें। इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल का मंजरनामा आपको कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, 90 दिन की बहस तो खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो फैसला कर दिया जो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पहले पिटीशन रद्द हो चुकी थी, जिसके अंदर वो खुद उसके अंदर 14 से 20 दिन का इजाफा कर रहे हैं। तो 90 दिन तो हो गया रिडेंडेंट। अब इशू ये है कि अगर 90 दिन में नहीं हो पाया तो 114 दिन की डिविएशन काबिल कबूल अगर हो सकती है तो फिर 3 महीने और भी हो सकते हैं। तो इमरान खान का जो हदफ था कि पंजाब की और केपीकी की असम्बली को मैं तहलील करके मैं प्रेशर जनरेट करूंगा और मरकज के इंतखाबात में जल्दी ले लूंगा, वो तो होता हुआ नजर नहीं आता। तो एक तो इमरान खान का हदफ जो आपको पिटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, उनकी पार्टी जो है वो अंदरूनी तौर पर अभी नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन हम चूंकि फॉलो कर रहे हैं इसको क्लोजली, मैं आपको बता रहा हूँ वो शदीद किस्म की का इंतशार का भी शिकार है और मखमसे का भी शिकार है। इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक गाली देनी है, जजेस पर कितना तकिया करना था, और तीसरा मामला जो जजेस का मैंने जिक्र किया, जो उनका बेस्टियन ऑफ सपोर्ट था जुडिशरी, और उसके अंदर बाज जज साहबान बैठे हुए थे, जो एक्सपोज हो गया। तो अगर आप उनके तमाम सपोर्ट बेस को देखें, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस जो हुकूमतों में पिनहा थी, जिन्होंने खुद डिसॉल्व कर दी, उनकी सोशल मीडिया सपोर्ट जो ट्रांसलेट नहीं हो रही एक्चुअल वोट्स के अंदर, सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात इज अ केस इन पॉइंट, और केसेस की भरमार है। तो इमरान खान ने कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का मुजाहरा नहीं किया, दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने बाई इलेक्शन सारे बल्दियाती इंतखाब निकाल के अगर उसके अदर फैक्टर्स होते हैं, बाई इलेक्शन सारे जीते हैं उन्होंने अब तक, तो वो भी एक फैक्टर है। बात है। बाई इलेक्शन तो नून लीग ने भी जीती थी जब इमरान खान पावर में थे। तो मेरे ख्याल में बाई इलेक्शंस, मैं ये नहीं कह रहा वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन इलेक्शंस तक पहुंचते पहुंचते वो थक भी जाएंगे। और वो लाहौर में बसें चलती होती, मौलवी लव लुहान उसके ऊपर लिखा होता है, वो मौलवी लव लुहान बन जाएंगे। मतलब वो इतने ब्लीड हो चुके होंगे पॉलिटिकली कि उस वक्त तक उनमें शायद सकत ना हो। लेकिन उस एक साल में अगर पीडीएम की परफॉर्मेंस भी देखें, जो कि बहुत ही डिस्मल किस्म की परफॉर्मेंस थी, उसका फायदा भी तो खान साहब को पहुंचा है। जी बिल्कुल पहुंचा, वो तो मैंने पहले कहा, वो तो बिल्कुल पहुंचा, लेकिन 6 months और 5 months इज अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अगर इमरान खान साहब अपने केसेस के बोझ तले डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद देखना होगा कि उनकी पार्टी की कैफियत क्या है। अच्छा, पीडीएम की इस फ्रंट पे भी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है, मतलब ये जो कानूनी मामलात हैं, मतलब अपने सियासी मुखालिफिन जिनको समझते हैं, मेरिट पे अगर कोई, अव्वल तो थे नहीं, बहुत सारे बोगस केसेस थे, मेरिट पे कोई स्ट्रॉन्ग केस एस्टैब्लिश नहीं कर सकेंगे आज सच अब तक। 3 केसेस हैं पेशरफ नहीं हो सकी एटलीस्ट उसमें। जी, उनके मेरे ख्याल में जो 3 केसेस हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तोशा खाना वाला भी केस उसके अंदर है, टीरियन वाइट वाला केस भी उसके अंदर है, मलिक रियाज को जो इन्होंने कंसेशन दी उसका केस भी है, फॉरेन फंडिंग का केस है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस। मेरे ख्याल में इमरान खान इससे बचते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी। लेट्स सी क्या होता है। बट यस, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई जेन्युइनली फील कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, और जिस तरह से इवन उनके वर्कर्स ने, आप उसको जो भी कह लें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके आए थे, लोग तो थे वहाँ पे, फाइट की थी, वो एथिकली मोरली लॉफुली गलत थी जब पुलिस उनसे इंटेरोगेट करने या उनको उनके पास आ रही थी जमान पाक पे। एंड अ लॉट हैज टू डू विद कंपैरिजंस एंड अल्टरनेटिव्स एज वेल। अल्टरनेटिव्स आपके सामने है, पीडीएम की सारी परफॉर्मेंस आपके सामने है। अगर पॉपुलैरिटी में डिप आया भी था खान साहब का, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? तो लिहाजा यू आर वेरी राइट कि शायद अब वो मज़ीद पॉपुलर हो गए हो। द रेस्ट ऑब्वियसली वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बात करते हैं इस वक्त। दहशत गर्दी को मुसल्लत करने का वाइट पेपर जारी करें। आज हम जिन कांटों को चुग रहे हैं, आज वो महंगाई का जिन जो आवाम को डस रहा है, इमरान नियाजी साहब इस महंगाई के जिन की जान उस IMF के मुआहदे में है जिस पर आप दस्तखत करके गए हुए हैं। आज हमारी हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं।
आप इस हुकूमत के हाथ अपने IMF के मुआहदे से बांध कर गए हैं। हमें वो शराइत पूरी करनी पड़ रही हैं मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, जिन पर हम कौमी असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि आप वज़ीर एहसन इकबाल बात कर रहे हैं और मौजूदा मौशी बहरान का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहरा रहे हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और आपको पता है कि एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है जहां हम मुख्तलिफ तंजीमें, चैरिटीज़ आपके सामने लाते हैं और कोशिश हमारी ये है कि इस दफ़ा भी ऐसा ही हो कि आप पेशा पर भिखारी जो हैं उनको ना अपना डोनेशंस वगैरह ज़कात ना दें और आप उन अफराद और तंजीमों को दें जो कि मजमूई तौर पर माशरे के लिए हैं, काम कर रहे हैं। और उनमें से आज हम बात कर रहे हैं None other than Indus Hospital, which is not really a hospital. It is much more than a hospital now, I would say. बिल्कुल Indus Hospital नेटवर्क की हम बात करेंगे और इसके रूह रवा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बारी साहब। पूरी दुनिया में पहचाना जाता है आपका ये इदारा और इसकी खिदमत इंसानियत के लिए। इंडस अस्पताल के लिए सर्टनली जो आपकी मेहनत और सही है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उसका कंपैरिजन भी किसी से नहीं किया जा सकता। आप बताइएगा क्या नुमाया खिदमत हैं जो अब तक आपका नेटवर्क अंजाम दे रहा है और कैसे चल रहे हैं मामलात? जैसे कि आपने कहा कि इंडस अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, तो इंडस हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल से शुरू होकर एक हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से शुरू होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हैं। उसके अलावा हमारे प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, कंटेनर क्लिनिक्स हैं और बोट क्लिनिक हैं। 4 ब्लड सेंटर्स हैं, 4 फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ मसनूई आज़ा बनाए जाते हैं। और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी, मरीज़ों की दुआओं और पाकिस्तानियों के तावन से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हुआ। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ्री है, पेपरलेस है और कैशलेस है। कोई कैश काउंटर नहीं है किसी भी सेटअप में। और माहाना अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख मरीज़ इस पूरे नेटवर्क से मुस्तफ़ीद होते हैं। ज़कात और खैरात और सदक़ात से ये निज़ाम चलता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आती हैं थोड़ी बहुत, उसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशंस आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चैलेंजेस भी हर साल बढ़ते ही जाते हैं। आपको याद है कि पहले कोरोना और अब महंगाई ने हर शख्स को मुतासिर किया है। क्या इसका असर आपको मिलने वाली इमदाद पर भी पड़ता है? ये हम ज़रा क्यूरियस हैं टू नो। ये भी बता दें कि रवा साल मुस्तहक मरीज़ों के इलाज के लिए कितना बजट चाहिए आपको? वाकई जो हालात हुए हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ और माशी सूरत हाल की वजह से थोड़ा इम्पेक्ट आया है, लेकिन मैं अल्लाह ताला पे बहुत मुकम्मल यकीन रखता हूँ। मेरे एक साथी ने मुझसे अलायन से फ़ोन किया और पूछा कि जो ये अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इसमें इंडस के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया। तो मुझे मेरा सिर्फ बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला कि जी अल्लाह ताला के यहाँ क्राइसिस नहीं है। यकीन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई गैब से सामान करेगा और आवाम के अंदर, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनके दिलों में ये ज़रूर डालेगा और ये निज़ाम इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तकरीबन हमारा सालाना जो बजट इस साल के लिए जो हमारा मुख्तस हो रहा है वो तकरीबन जो है ना कोई 50 अरब के करीब होगा। जी बिल्कुल, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है और वो कोई सबब ज़रूर करेगा और हमने भी इस कोशिश में एक हिस्सा डालने की कोशिश की है एक्चुअली आपके सफ़र में, आपकी इन एफर्ट्स में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिल खोल कर आप इंडस अस्पताल को खैरात दें, ज़कात दें, अतियात दें, सदक़ात दें, कुछ भी आप देना चाहते हैं। यहाँ लाखों मरीज़ों का सालाना और सैकड़ों का रोज़ाना मुफ्त इलाज किया। दिस इज़ नॉट जस्ट बेस्ड इन कराची, पूरा एक हेल्थ नेटवर्क है जो पूरे मुल्क में एक्चुअली फैला हुआ है। आप आँख बंद करके, मतलब कितने ही लोग आते हैं ना भाई ये मसला है कहाँ जाएँ, आँख बंद करके हम इंडस अस्पताल रेफ़र कर देते हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से मना नहीं किया जाएगा, वहाँ पे इलाज होगा, वहाँ पे सेहतमंद होकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो लौटोगे। सो ट्रू। तो 2-4 इससे पहले भी हमने होप की भी बात की है, इससे पहले TCF से भी लोग आए, एजुकेशन में भी डाले। मतलब ये वो इदारे हैं विच आर मुल्क में जो भी हो रहा हो ये अपने काम से लगे हुए हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और आपको ये पता भी है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन डोनेट। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक जी। इससे पहले आप खबर देख ही रहे होंगे जियो न्यूज़ पे दोपहर में कि चीफ जस्टिस साहब मुख्तलिफ जज साहिबान से मुलाकातें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बाहमी रवाबित
या तो उस्तवार कर रहे हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुल्क में बढ़ती हुई सियासी खलीज के असरात सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर आए हैं। आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस आमने सामने हैं, इस पर कोई शक नहीं है। अब और कल इसमें नई शिद्दत देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबरों के केस का तफसीली नोट जब जारी किया, जिसमें कहा गया कि आइन बेंच या जजों को ये इख्तियार समात नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। इस मुकदमे की समात के लिए नाम नेहाद लार्ज बेंच की तश्कील गलत थी। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को वापस बुलाया था। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का तफसीली नोट, ये सुनने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद गायब कर दिया गया। और दूसरी तरफ आपको कितनी मजे का केस बात है कि लोगों को पता ही नहीं लगा होगा, किसी ने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया होगा, डाउनलोड भी नहीं किया होगा। वैसे हमने ये जिक्र कल किया था कि ये अपलोड हो गया उनका तफसीली नोट, मगर उसके बाद हमने हटवा दिया। दूसरी तरफ जी आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त की समात के लिए उन्होंने मुकर्रर कर दिए हैं और चीफ जस्टिस कल इन चेंबर इसकी समात करेंगे। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और आला अदलिया में चल रही रसाकशी ने बार एसोसिएशंस को भी तकसीम कर दिया है। और आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है। एक्चुअली और भी बहुत सी जगहों से मुतालबा हुआ है, जबकि इंटरेस्टिंगली यस बताइए। नहीं आप बता दें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एग्जीक्यूटिव कमेटी के 17वें सदस्य अरकान ने अपने सदर के बयान की मजम्मत कर दी है। एलामी में कहा गया है कि सदर और सेक्रेटरी बार का बयान पार्लियामान की बालादस्ती पर हमले की भी कोशिश है और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक चुना हुकूमत ना ही अपोजिशन का हिस्सा हैं, कभी समझ नहीं आता वो किस तरफ हैं, उन्होंने भी मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील को ही करार दिया है। जमात इस्लामी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इसका मसला ये नहीं है कि 200 ने 400 ने 900 ने, बल्कि फुल कोर्ट बुलाए जाए, उस पर पूरी कौम का एतमाद होगा। इसलिए कि अब जजेस के बारे में बिल्कुल ये बात आम आदमी कहता है कि इनका झुकाव ला पार्टी की तरफ है, इनका झुकाव ला पार्टी की तरफ है। ये सिर्फ पीडीएम का मुतालिबा नहीं है, ये तमाम जमहूरियत पसंद लोगों का मुतालिबा था कि अपने आप को मुतनाज़ ना बना ले, फ़रीक ना बना ले। और ये कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं है या किसी 2 आदमियों का मसला नहीं है, ये तो 23 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ आप खेल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि हुकूमत तो शुरू दिन से ही इलेक्शन इल्तवा केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है। मुबसरीन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के दरमियान पैदा होने वाली महाजराई इंतहाई गैर मामूली है, जो किसी के मफाद में नहीं। कोई इस्तीफ़ा और कोई रेफरेंस इस तफरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं हम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइएगा, जो कुछ हो रहा है इस पर आपका अपना एक मौक़िफ़ है और आपकी एसोसिएशन के कुछ दीगर अफराद ने आपसे मुख्तलिफ राय का इज़हार किया, तो क्या जजेस की तकसीम के बाद वकला बिरादरी भी मुनक़सिम है और ये परेशानी की बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल तकसीम तो हर तरफ है, लेकिन मैंने और सेक्रेटरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो हमने दिया था कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, आइन के साथ और कानून के साथ, और जो हो रहा है वो अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन नेचुरली कुछ हमारे मेम्बरान ने जो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के कहलाते हैं, वो आप जानते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो लीडरान है वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया और गलत बातें की उसके अंदर। बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस बात से कि उन्होंने कहा कि जी हमने जुडिशरी को लड़ाने की कोशिश की और हम फुल कोर्ट उनको चाहिए। ये सारी बातें जो उनका हुकूमत का बयानिया है वो लेके उन्होंने एक प्रेस रिलीज हमारे लेटर हेड पे नहीं, एक उन्होंने इशू की, 10 लोगों ने उस पर कोई साइन नहीं है। तारीख उसमें दी हुई है 4 अगस्त 2023, या तो अमेरिकन तरीके से लिखी गई है या मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से उन्होंने एक थी। वैसे सबसे जो बात है कि उन
उसमें मुझे और सेक्रेटरी को वॉर्न यानी धमकी भी दी गई। तो मतलब अब ये हाल हो गया है कि हमारे ही मेंबरान एग्जेक्टिव वो इलेक्ट होके आए, एक सदर और सेक्रेटरी को वो वार्न कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो अब आप ये देख लें जो इस तरह की तकसीम हम नहीं है, हम लोग जो मैं और सेक्रेटरी और हमारे मेंबरान जो है वो आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे कि इंशाल्लाह मैं और सेक्रेटरी और बाकी जो हमारे दीगर मेंबरान हैं और मेंबरान वो इंशाल्लाह आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। हम तो चाहते हैं रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, और हम चाहते हैं सारे इदारे एक दूसरे के साथ अफहाम और तफहीम से चले, चाहे वो कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, सबके अंदर। और हमने यही बात आपने जो हमारी रेजोल्यूशन देखी होगी, जो हमने एक प्रेस रिलीज इशू की, उसमें हमने यही बात की है कि जी पार्लियामेंट की भी इज्जत है, कोर्ट की भी इज्जत है, सबको इज्जत करना चाहिए, हम सब उसके पाबंद हैं, लेकिन हर किसी को अपने आईनी हुदूद के अंदर रहना चाहिए। अगर ये बात गलत है तो फिर ठीक है, मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ इंशाल्लाह। ज़ुबैरी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इज़्ज़त तो सारों की करनी चाहिए और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन यही चीज़ है जो अभी नहीं हो रही। ये बताइएगा कि जजेस और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक नए रूल्स बनाने का मुतालबा और वकला की जानिब से ही आता रहा है, बहुत पहले से बिल्कुल आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पार्लियामान ने जो कुछ किया है उसकी टाइमिंग पर तो ऑब्वियसली सवाल बनता है, लेकिन क्या जो रूल्स बनाए जा रहे हैं आपको और आपकी तंजीम को उन पर भी कोई एतराज़ है या फिर ये ठीक है? जी मुझे बिल्कुल इस पे एतराज़ है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि टाइमिंग की बात होगी। इसके अंदर आप देखिए हमारा एक व्यू है कि आर्टिकल 191 की इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकती कि आप चीफ जस्टिस की आप ये जो आप लॉ बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप चीफ जस्टिस की पावर्स को कम कर रहे हैं। क्या आप ये तो मैं तो समझता हूँ ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ एक मूव हो रही है। हाँ, एक डिमांड हमारी और भी रही है हमेशा कि 184 की जो पावर चाहे सू मोटो हो या कोई डायरेक्ट पटिशन उसमें फाइल होती है उसमें अपील का जरूर इख्तियार होना चाहिए, ताकि एक पार्टी जो एग्रीव्ड है किसी ऑर्डर से वो आगे चली जाए, वो आगे बात करे। लेकिन यहाँ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर आप आर्टिकल देखें, आर्टिकल 204(3) उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वो जो आर्टिकल जो कंटेम्प्ट की पावर होगी कोर्ट की वो रेगुलेट होगी कानून से, तो उसमें और आर्टिकल 191 में ये फर्क है। तो यहाँ आप सब्जेक्ट टू लॉ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि आप उनकी पावर, और देखिए आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिसमें आपके पास पावर जो है कानून बनाने की वो एंट्री 55 है, एंट्री 55 है, जिसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोर्ट्स के बारे में कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का आप इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन जो अब किया जा रहा है मेरा व्यू ये है कि जी ये बिल्कुल आइन के मुतरादिफ खिलाफ है, और आर्टिकल 175 जो गारंटी करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये उसके खिलाफ बात चली जाएगी अगर इस तरह से इस कानून को बनाया जाए। अच्छा, जिस तरह के मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक अब सामने आ रहे हैं, इनका हल बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ही निकालना है, तो इसलिए एक बड़ा मुतालबा है और मुतालबा बड़ा पुराना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। आप फुल कोर्ट बनाए जाने के मुखालिफ क्यों हैं? अब ये नहीं समझ आ रही बात। जी बिल्कुल आप वजह फरमाया, हम उसके मुखालिफ नहीं है फुल कोर्ट के, कभी इस फोरम से नहीं, लेकिन जिस तरह से डिमांड्स की जाती है, एक पार्टी डिमांड नहीं कर सकती कि जी आप फुल कोर्ट बनाइए, ये जज केस सुने, ये जज नहीं सुने। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। हम जो बात करते हैं आइन और कानून और कोर्ट की जजमेंट्स को मद्देनजर रख के बात करते हैं। बिल्कुल अगर कोई इशू होते हैं फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन आपने देखा जब केसेस चले, अब जो हुकूमत कहती है, हुकूमत वक्त है, वो कह रही है कि जी फुल कोर्ट 13 जजों का होगा, इस वक्त 15 जज हैं, तो यानी वो 2 जजेस को चाहते हैं वो फुल कोर्ट का हिस्सा ना हो। फिर कुछ जजों ने कहा कि सुओ मोटो पावर्स में जी हम तो सुनी नहीं चाहते। एक जज साहब ने फरमाया, मौजूद जज साहब ने कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप उसको बनाइए। कुछ ने कहा कि जी पटिशन ये दाई नहीं करती, हम डिसमिस करते हैं इसको। तो फुल कोर्ट में अब बैठेगा कौन? अब इस वक्त इशू आ रहा है फुल कोर्ट। और देखिए तीसरी बात जो अब हो रही है, जो बड़ी खतरनाक बात है, जो एक तरह से फिर मुझे लग रहा है 1997 कहीं ना दोहराया जा रहा हो, कि अब चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे भी आने शुरू हो गए। तो मतलब अब ये देखिए कि अब कोर्ट को हर तरफ से हो रहा है। तो हम लोग, हमारी एसोसिएशन, हमारे मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं एज ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। किसी शर्त वाहिद के लिए आप बिल्कुल, हमारे इसमें जो चीफ जस्टिस है वो एक जस्टिस उमर अता बंदियार है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं कि इंस्टीट्यूशन को डैमेज ना हो, अंदर से भी और बाहर से भी नहीं। और हमारी दरख्वास्त है कि जो भी आपके मसाइल हैं या आपके इशूज हैं वो आपस में अफहाम तफहीम से आप तय करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या जुडिशरी हो। और हम सुप्रीम कोर्ट बार अपना रोल प्ले करने के लिए हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा तो यही था, लेकिन अगले दिन उन्होंने तमाम चीज़ें ही डिक्टेट कर दी ना, वो अफहाम तफहीम और डिस्कशन वाली बात तो ख़त्म ही, चैप्टर उन्होंने खुद ही क्लोज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। और आप तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, लेकिन आपकी एटलीस्ट
एग्जीक्यूटिव बॉडी की अक्सरियत आपके साथ नहीं खड़ी बाय द वे। अच्छा, लेटेस्ट भी बता देते हैं। वो हम बात कर रहे हैं ना कि अग्रीमेंट हो और आगे बात जाए, यहाँ किसी चीज़ में अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें पंजाब इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकी। वफाकी काबीना ने जनाब क्लियर कर दिया है कि पंजाब इंतखाबात फंड्स का मामला कौमी असम्बली भिजवाने की मंजूरी दी है, ये वहाँ जाएगा मामला, और फिलहाल काबीना की तरफ से फंड्स के इजरा की मंजूरी नहीं दी गई है। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, काफ़ी तवील हो गया ये इजलास, बताइएगा क्या मामला ज़ेरे गौर आया, अब इसको आगे किस तरह लेकर जाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से इसको डील करेगी काबीना और हुकूमत? देखिए अब्दुल्ला, ये तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का इजलास था और एक नकाती यानी 1 पॉइंट एजेंडा था जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी कि 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिलीज करने वफाकी हुकूमत ने। उस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि कल मंडे को यानी इलेक्शन कमीशन ये बताया कि क्या वफाक ने उनको ये पैसे दिए हैं कि नहीं। इस हवाले से आज छुट्टी वाले दिन वफाकी काबीना का एक इजलास बुलाया गया था इसी एजेंडे पे कि क्या ये जो रकम देनी है इसकी मंजूरी वफाकी काबीना दे रही है या नहीं। इस हवाले से तमाम वफाकी वज़रा ने सर जोड़े हुए थे, लेकिन हतमी मंजूरी इस चीज की नहीं हुई और ये फैसला हुआ है कि वफाकी काबीना इस फंड्स की जो 21 अरब रुपए है इसकी मंजूरी वफाकी काबीना नहीं देगी, बल्कि इस मामले को वफाकी कौमी असम्बली में उठाया जाएगा और इस पर इत्तेफाक किया गया, इस चीज की मंजूरी दी गई वफाकी काबीना की तरफ से कि इस तमाम मामले को कौमी असम्बली में उठाया जाए और कौमी असम्बली में इस बात का तयन हो कि क्या ये 21 अरब रुपए जो कि इस वक्त खजाने की जो कंडीशन है, इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, इस पैराए में क्या इस चीज की इजाजत दी जा सकती है कि फौरी तौर पर अगर ये इलेक्शन करवाने हैं तो ये पैसे रिलीज हों या ना हो। अब ये मामला कल असम्बली में जाएगा और असम्बली में इस पर बहस होगी। अब ये असम्बली अगर इस चीज की मंजूरी देती है कि बिल्कुल ये पैसे रिलीज किए जाएं तो फिर इसको हुकूमत फिर इस चीज को रिलीज करेगी, लेकिन हमारी वज़राए वफाकी काबीना से बात हुई है, इस पर बिल्कुल तमाम काबीना के अरकान एग्री थे कि ये पैसे जो हैं इसकी मंजूरी वफाकी काबीना नहीं दे सकती, बल्कि इस पर इत्तेफाक हुआ कि मामला असम्बली में एक फ्लोर पे उठाया जाए और क्योंकि ये एक अवाम की नुमाइंदा तमाम वहाँ पर लोग मौजूद होंगे और इस मामले को पब्लिकली डिस्कस किया जाए कि क्या वो इसके प्रोस एंड कॉन्स है, क्या ये पैसे रिलीज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या ये इस वक्त हुकूमत की जो माशी सूरत हाल है इस चीज की इजाजत क्या वो देती है कि ये फौरी तौर पर पैसे रिलीज करके पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए। इस हवाले से अब ये कल कौमी असम्बली में जाएगा मामला, वहाँ पर इस पर बहस होगी। अगर इस पर मुत्तफिका तौर पर कोई करारदाद सामने आती है, तमाम अरकान की मेजॉरिटी इस चीज का फैसला करती है, तो फिर वफाकी हुकूमत ज़राए हमें बताते हैं कि वफाकी काबीना ये फंड रिलीज करने के लिए आप वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि जो इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा का मामला है ये कौमी असम्बली में जाएगा, वहाँ देखते हैं कि इस पर करारदाद आती है, बहस होती है, उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन अब इसे पार्लियामान का कवर दिया जा रहा है। सो यस, काबीना ने फ़िलहाल कोई मंजूरी नहीं दी है, सो वो पैसे शैसे तो अभी नहीं जा रहे हैं। बेसिकली उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बाद में डिसाइड करेंगे। इतनी सी बात है। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, थोड़ी सी खाने की बात, और सहरी और अफ्तारी में बेसिकली सेम टू सेम चीज़ें यूज़ हो रही हैं एक्सेप्ट इन कोयटा। कोयटा हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी और वहाँ से यू नो पीपल ईट सज्जी। भाई खड्डा कबाब क्या होता है? खड्डे में करके खड्डा कबाब वो खड्डे में बनता है। खड्डे में बनता है खड्डा कबाब, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, आई एम अज्यूमिंग कि ऐसे ही होता होगा। और मतलब कबाब के अंदर तो खड्डा नहीं होगा, खड्डे में कबाब बनते होंगे। नदीम कौसर से समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। मैं बता रही थी। नदीम, आप बताएं। रमज़ान मुबारक के दौरान वैसे तो लोग अमूमन घरों पर ही सहरी और अफ्तारी करते हैं, मगर जब हो वीकेंड तो खानों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों के हमरा रिवायती खानों के होटलों का रुख करते हैं, जहां वो लुत्फ लेते हैं गर्मा गर्म काबली पुलाव, नमकीन रोश और मसालेदार चापों का। ट्रेडिशनल फूड हमारा जो होता है अफगानियों का ख़ास करके, तो हमने कहा कि थोड़ा चेंज करा जाए अपने घर के एनवायरनमेंट से खाना, और क्योंकि इधर खाना भी बहुत अच्छा है। काबली पुलाव और इसका रोस्ट मशहूर है। रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी और अफ्तारी के लिए होटलों में ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कहीं टेबल कुर्सी पर खाना दिया जाता है और कहीं रिवायती गाँव तकिए लगाए जाते हैं। होटल मालकान का कहना है कि रमज़ान मुबारक में लोग बीफ बोटियों के साथ काबली पुलाव बहुत शौक से खाते हैं। हमारे होटल में तो ज़्यादातर अफ़गानी खाने हैं, जैसे काबली पुलाव है, बड़े मशहूर है, जो ओरिजिनल काबली का टेस्ट वही दे रहे हैं अभी। बाकी अफ़गानी खुराक है जो बीफ की बोटी होते हैं।
काबली पुलाव, सज्जी, चापे, तिक्के कबाब और रोश खाने के बाद मीठा ना हो तो दावत का मज़ा नहीं आता। तो आजकल कोयटा के गर्म होते मौसम में ठंडी ठंडी अफगानी आइसक्रीम शीरिया खूब खाई जाती है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। भाई अफगानी पता चला बीफ बोटी जो हम इसे कहते हैं ना, अफगानी बोटी, वो कहते हैं अफगानी खुराक उसे कह रहे हैं वो लोग। मे बी दिस इज द राइट नेम फॉर इट, आई डोंट नो, बट इट इज यम्मी। इस्लामाबाद में एक पुराना रेस्टोरेंट है अफगानी, एवरीबॉडी नोज। दो एक ही नाम के दो रेस्टोरेंट हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पे, जिस पे मैं कंफ्यूज हो गया था। F7 वाला है द ओरिजिनल वन व्हिच हैज बीन देयर फॉरएवर। इट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग फूड। और मुझे क्यों याद आ गया इस वक्त, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पिछले इस्लामाबाद जाना हुआ था, सीधा वहाँ गया था मैं। हाँ, अब एक्चुअली आई वांट टू गो टू इस्लामाबाद ओनली फॉर दैट, और कोई इतना कोई खास जाम नहीं रहा, लेकिन यस आई वुड लाइक टू गो एंड ईट देयर। अच्छा भाई, अभी हमने ज़रा सेहतमंद ग़िज़ाओं की बात की, अब हम मज़ीद करेंगे। वैसे अफगानी फूड इज़ ओके हेल्दी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले और तेज़ मसाले और ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल होता, तो इट इज़ गुड। लेकिन अभी हम इंसानी सेहत के कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे, और सबसे अहम पहलू, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अहम पे आप बहस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे अहम, क्योंकि यहाँ से ही तो सारा कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। अगर आपका यहाँ ही मसला होगा तो आपका जिस्म तो ख़राब होगा ही, आपकी इर्द गिर्द ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा होगा आपको सब कुछ बुरा लगेगा। और हम बात कर रहे हैं ज़हनी सेहत की, नफ्सियाती मसाइल की, मेंटल हेल्थ की। सो इस पे अब हुकूमत ने सोच लिया है, क्योंकि अभी तक ये टैबू है और लोग नहीं चाहते कि किसी को पता लगे कि उनको कोई ज़हनी इशू है, इसलिए हुकूमत ने नफ्सियाती सेहत की सहूलत के लिए एक एप्लीकेशन और पोर्टल मुहैया कर दिया है, और इसका नाम है हमराज। नाइस, ठीक है, नाम है हमराज। ओके, इसके बारे में ऑब्वियसली वी वांट टू नो मोर, बिकॉज ऐसी चीज़ पहले हमने हुकूमती साइड से एज सच नहीं देखी। तो जी, इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं वज़ीर आज़म के इस्लाहाती प्रोग्राम के सरबराह सलमान सूफ़ी, जिन्होंने इससे पहले भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। सलमान, बताइएगा कि हमराज क्या है बेसिकली पहले तो, और इसकी ज़रूरत किस तरह महसूस हुई? हमराज बेसिकली एक मेंटल हेल्थ की ऐप और हेल्पलाइन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर तैयार की है। इस ऐप का जो बेसिकली मकसद है कि जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के अराउंड, के आप देखें तो कहीं भी जो लोग मेंटल हेल्थ की किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें पैनिक अटैक्स हैं, जिसकी और बहुत सी जहतें हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में उसके बारे में बात करने एक टैबू समझा जाता है और उसको दबाया जाता है। कभी रिलीजन का सहारा लिया जाता है, कभी सोसाइटीज़ के एलिमेंट्स का सहारा लिया जाता है कि भाई ये चीज़ घर के अंदर ही डिज़ोल्व की जाए। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा क्राइसिस है कि जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली अब तक ऑफिशियल लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो ये हमराज ऐप का जो लॉन्च करने का और इसको बनाने का मकसद ये था कि एक तो ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा रिकग्नाइज़ करे कि भाई मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और सोसाइटी की जो भी तरक्की है, बेटरमेंट है, सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज है, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक सोसाइटी की ज़हनी जो सेहत है उसके ऊपर तवज्जो ना दी जाए। तो ये ऐप और इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन जो है, ये इसको इसीलिए हमराज का नाम दिया गया है कि इट्स कॉन्फिडेंशियल। आप अपनी बात इसमें कॉन्फिडेंशियली शेयर कर सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं क्या इश्यूज़ हैं, और उसमें फिर रेलिवेंट जो गाइडलाइंस हैं वो आप इसमें फिर ले सकते हैं, और उसकी बेस पर आप अपनी सेहत को जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब शहरी इस ऐप से किस तरह से फ़ायदा उठाएं? लोग आपस में बात ही नहीं करते, मतलब, और अगर बात करें भी तो उन्हें घर वाले ही सीरियस नहीं लेते हैं। हालांकि ये बहुत सीरियस मसला है। उनको कन्विंस भी करने की ज़रूरत है कि आप बात करें किसी से, आपका मसला हल हो सकता है। कैसे तरगीब दें लोगों को कि वो आएँ और इससे इस्तेफादा करें? जी, इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। आप iOS यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, आप अपने ऐप स्टोर पे जाके हमराज ऐप को डाउनलोड करें, और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं। जिस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, आप खुश फील कर रहे हैं, या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर ऐप आपको गाइड करती है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं। उसमें एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे चैट बॉट के अंदर इंक्लूडेड हैं, जो आपको सवाल पूछता है, फिर आपके जवाब की बेस पे असेसमेंट करता है कि आपको किस किस्म की असेसमेंट की और किस किस्म की हेल्प की ज़रूरत है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 140 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जिन्होंने साइन अप किया है, वो इसमें अवेलेबल हैं। आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, आप उनसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, और वो जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी उस अपॉइंटमेंट पर आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अगला जो है वो गाइड करेंगे। फिर इसके अलावा जो एक टैबू है कि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ के, तो इसमें एक फ़ीचर है, इसका नाम है हमनवा।
और उसका टैग लाइन ये है कि आओ बात करें, कि आप उसमें एक कम्युनिटी है जिसमें आप जाके अपना मसला बयान कर सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंशियल रखना चाहें आप रख सकते हैं। आप उसमें शेयर कर सकते हैं कि ये मैं इस डॉक्टर को मिला, या मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे ये असिस्टेंस मिल रही है, या मैं ये फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। तो एक ओपननेस डेवलप हो रही है कि जिस तरह पाकिस्तान में ये बात टैबू है, तो फिर इस तरह पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, जो उस ऐप के अंदर ही फीचर मौजूद है। फिर इसके अलावा एक बहुत मेजर कॉम्पोनेंट है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है, कोई सुसाइड प्रिवेंशन है, कोई सुसाइड का सोच रहा है, या कोई ऐसे सुसाइडल थॉट्स हैं, तो आप इमरजेंसी उसमें बटन है जो आप दबा सकते हैं, जिससे फिर आपको रेलिवेंट जो इमरजेंसी पर्सनल हैं, 112 है या पुलिस है, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो आपकी असिस्टेंस कर सकें। या आप किसी को जानते हैं कि जो इस तरह की सोच इस वक्त जिससे अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता जिसको ये सोच आ रही है, तो आप उसको बचाने के लिए भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि, और मैं ये आपके शो के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि ये एक पहला कतरा है बारिश का, ये एक कंक्लूजन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग स्टेप है। इसमें बहुत चेंजेस आएंगी, इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, इसमें WHO हमारे साथ पार्टनर है, इसमें जो IT मिनिस्ट्री हमारे साथ पार्टनर है, और हम प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और तमाम वजारतें मिल के काम कर रही हैं, जो कि एक मिसाल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चले कम अज़ कम मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर हम सब इस चीज़ पे साथ हैं कि हमने अपने पाकिस्तान में जो शहरियों की जो है वो मदद करनी है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फुली तौर पर उनको सपोर्ट करे। सो हमराज को आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुफ्त इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इतनी डिटेल में बात भी की है सलमान सूफ़ी साहब ने, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय द वे, ऑलरेडी लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में तो हमें डॉक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, मेंटल में इतना छुपाते क्यों है? एक वो ठीक हो जाए ना तो आपको फिजिकल एलिमेंट्स इतनी ना हो, क्योंकि दिस इज ऑल कनेक्टेड। दिमाग जब काम नहीं कर रहा होता तो असर बॉडी पे होता है। किसी से जो है ना पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन एक अलहदा, पीपल स्टार्ट फीलिंग कि जैसे कोई हार्ट अटैक हो रहा हो, ऑल्दो प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग की होती है। सो प्लीज़ अवेल दिस ऐप। हर किसी पे कोई जिन चढ़ा हुआ हो तो दिमागी मसाइल भी होते हैं, तो वो प्लीज़ आप जिन नहीं चढ़ता, डॉक्टर से बात करके रुजू करके इसको हल कर सकते हैं। हाँ, ये जिन टाइप चीज़ें नहीं, अब इसको नाम आ गया, दिस इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इसको आप करें। ठीक, ब्रेक के बाद मिलें। वेलकम बैक जी। अभी हमने आपको लेकर जाने मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि कीमतें ज़्यादा होने से वहाँ पर लोगों को सहरी और इफ्तारी के लिए एहतमाम करने में या इवन बेसिक ज़रूरियात ख़रीदने पे और माफियाज के रहमो करम पे हैं लोग, क्योंकि लोगों ने, आपको पता है ना, बहुत से माफियाज हैं जिन्होंने होर्डिंग कर ली होती है। तो कौन हमें बता रहे हैं जी? तारिक भट्टी जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से आवाम तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और फिर जो ही माह रमज़ान आता है तो महंगाई की एक नई लहर जो है उससे लोगों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और माह रमज़ान के अंदर बिलखसूस गरीब रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का सामान ख़रीदना मुश्किल तरीन हो जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ रफाई तंजीमों की तरफ से और कुछ मुखैर हज़रात की तरफ से यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दस्तरखान लगाए गए हैं और सस्ता तंदूर भी लगाए गए हैं, जहाँ दस्तरखान में रोज़ाना सैकड़ों जो रोज़ादार हैं, बिलखसूस जो गरीब रोज़ादार हैं, जिनके लिए अफ्तारी करने के लिए वसाइल नहीं होते, वो यहाँ पर आकर अफ्तारी करते हैं। और उनको पूरा हफ्ता जो है मुख्तलिफ किस्म का उनका मेन्यू होता है खाने में, उसमें गोश्त होता है, बिरयानी होती है, फ्रूट चाट होता है, दही बल्ले होते हैं, समोसे पकौड़े और दीगर अशिया उसमें उनको फराम की जाती है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर सस्ते तंदूर भी बनाए गए, जहाँ पर लोगों को 5 रुपये और 10 रुपये की रोटी जो है वो भी फराम की जाती है, और साथ में सालन भी अफ्तारी के वक्त फराम किया जाता है, जबकि एक रफाई तंजीम की तरफ से लोगों को सहरी भी मुफ्त फराम की जा रही है। सो यस, जहाँ लोगों के लिए मुश्किलात है वहाँ लोग इज्तिमाई इफ्तारियाँ वगैरह भी, कुछ विजुअल्स आपने देखे ना, लोगों के लिए एहतमाम करते हैं, सो दैट ऑल दोज हु कांट अफोर्ड उनको इफ्तारी करवा सकें। एंड एवरीबडी गेट्स इक्वल, मतलब जो चीज़ बनी हुई है, जो अच्छी चीज़ है, वो सारों को ही बढ़ जाए। गुड आइडिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बताना आपको यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए कौमी और सियासी क़यादत ने भरपूर अब ऑपरेशन का फैसला किया है, और कौमी सलामती कमेटी इजलास में पिछली हुकूमत की TTP से मुताल्लिक पॉलिसी उड़ा कर रख दी गई। इजलास के एलामिया में वाज़ेह किया गया कि TTP से मुताल्लिक साबिक़ा हुकूमत के दौरान बनाई गई नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी को अवामी तवक्कुआत और अवामी पज़ीराई हासिल नहीं थी, अवामी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है, और ख़तरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशतगर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाज़त दी गई, और वापस आने वाले दहशतगर्दों की वजह से ही अमन और इस्तेहकाम का
निज़ाम मुतासर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर जामे ऑपरेशन को सपोर्ट करने की तवक्को है और ये फैसला हो गया है। अच्छा जी, इसी पे बात करेंगे। दिफाई तजियाकार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर आमिर राना हमारे साथ हैं। आमिर राना साहब, कौमी सलामती कमेटी ने बताया है कि दहशत गर्दी की हालिया लहर की वजह गुज़िश्ता रजीम की प्रो तालिबान पॉलिसी है। अब एक क्रैकडाउन तो होगा ऑब्वियसली और ऑपरेशन भी होना है, लेकिन वो तालिबान जो अफगानिस्तान से आए और फिर वो जिन्हें यहाँ से रिहाई मिली, ये सब तो मुल्क भर में फैल चुके हैं, ये तो हर जगह हैं, तो उन्हें ढूंढा किस तरह जाएगा और क्या इतना वक्त है? काफ़ी लोग भी चाहिए होंगे, मतलब एक पूरी एक सिस्टम चाहिए उनको ढूंढने के लिए और फिर उनको पकड़ने के लिए। देखिए, इतना भी ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ। जो दहशतगर्द आए हैं अफगानिस्तान से टीटीपी के, वो ज़्यादातर तो रहे हैं कबायली इस्लाह के अंदर या उनकी जो इतलात थी सवात में और इसके इलाकों के अंदर थी। और अभी भी देखिए जो भी बड़े सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो इन्हीं अजला के अंदर हैं और यही जो है टीटीपी की ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो आती हैं डीआई खान तक, बन्नू तक आती हैं, सिवाय पेशावर के एक अटैक के। तो मेरा ख्याल है कि अब फोकस भी उन ऑपरेशंस का इन्हीं एरियाज के अंदर रहेगा जो अभी हुकूमत प्लान कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़े फैक्टर्स हैं, पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा टीटीपी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई के लिए। ज़रूरी ये भी है कि अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत एक पेज पर। आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान ताउन करेंगे इस? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अफगान तालिबान से इसके लिए मदद हासिल की जाए। अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा मसला है कि टीटीपी के साथ कैसे अपने आप को अलग करें, जबकि वो दोनों जो नेटो और यूएस फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे। अब ये ताल्लुक कमज़ोर तो नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस जो है वो पूरा टीटीपी को ख़त्म करने पे, पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर। और कल जो सलामती कौंसिल की मीटिंग के अंदर बात हुई है कि इसको सफारती सतह के ऊपर प्रेशर डाला जाता रहेगा अफगान तालिबान के ऊपर, तो ये इसको कई सतहों के ऊपर मामले को उठाएंगे, तो तभी जो है ये दहशतगर्दी का नेटवर्क जो टीटीपी का कमज़ोर होगा। अच्छा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में 90 की दहाई के बाद से दहशतगर्दी की कई लहरें आई हैं और हर बार हम यही देखते हैं कि उनकी वजह हमारी अपनी गलत पॉलिसियां ही निकलती हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि अब ये पॉलिसियां बनाने वालों की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, कुछ आंसरेबल हो, वो कि क्या हुआ है? देखिए, जवाबदेही तो होनी पहले भी चाहिए थे, अभी भी होनी चाहिए। इसका आगाज अगर अभी से कर लिया जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि जो हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का, पावर एलीट का स्ट्रक्चर्स है, ये सारा एक इम्प्यूनिटी के ऊपर बेस्ड है। इम्प्यूनिटी है कि आप जो भी काम करते हैं तो आप गुड फेथ के अंदर कर रहे हैं और उसके लिए आप जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही जब आप कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त उसके मैकेनिज्म में शामिल नहीं होते तो बाद में कैसे हो सकती है? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और ये अभी उठ रहा है क्वेश्चन है। ये मेरा ख्याल है कि जब कुछ अर्से के बाद दोबारा उठेगा, इसके लिए तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग सोसाइटी में चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ही ये डायलॉग हो सकता है। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आपका आमिर राना साहब। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद टाइम मिला तो एक ट्रिब्यूट ज़रूर हम शामिल करेंगे। फकबाग जी, हम कराची तहसीन पेश कर रहे हैं उर्दू और पंजाबी के शायर नगमा निगार मुनीर नियाज़ी साहब को, जिनका आज 95वां यौम पैदाइश है और शायरी में एहतजाज की आवाज़ जब भी बुलंद होगी मुनीर नियाज़ी का नाम सर फहरिस्त नामों में से एक होगा। सर खुद सुनिए प्लीज़। बहुत खूब। अगर आपको कुछ और इनका कलाम पसंद हो तो आप वैसे बहुत से गुलकारों ने भी गाया और क्या खूब गाया, सो वो भी आप सुन सकते हैं if you feel like, and we will see you tomorrow. That is it. Bye. See you tomorrow.